बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे दिल्ली में आपके साहित्य आज तक के फंक्शन में भाग लेने का। आज से 1975 से लेकर 1978 तक मैं दिल्ली की गलियों में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ा करता था और बहुत सारे सपने लेकर घूमता था इस शहर में, सड़कों पर, बंगाली मार्केट, रिफ्यूजी मार्केट। और अगर आज साहित्य आज तक के पहले सेशन में और लास्ट सेशन में अनुपम खेर होंगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है आप, मतलब 500 से ज्यादा फिल्मों में 500 फिल्म्स आप कर चुके हैं। इसके अलावा आपकी जो किताब है 11 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, कोरियन भाषा उसमें शामिल है। कुछ भी हो सकता है। आपके हर किरदार पर एक, मतलब अगर हम सारांश के किरदार की बात करें तो बहुत सम्मान आता है मन में, लेकिन तेजाब के उस आदमी की बात करें जो अपनी बेटी का ही सौदा करने पर आमादा है तो उस पर घृणा भी होती है। अ वेंसडे के किरदार पर एक बार फिर बहुत सम्मान होता है, लेकिन डॉक्टर डैंग मतलब देशद्रोही का भी रोल है, एक देश प्रेमी का भी रोल है अ वेंसडे में। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? पहली बात तो जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं थोड़े गर्म हो जाओ, थोड़े जरा ताली वाली अच्छी तरह से मारो, है ना? हाँ, ताली मारने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और जिंदगी का जो आपने किताब की बात की, द किताब इज कॉल्ड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। ये कहाँ से मैंने लिखनी शुरू की? मैं 12 साल पहले मैं टाइकून बनना चाहता था, टीवी टाइकून, कि मेरे स्टूडियो हो अपना, मेरे पास बहुत पैसे हों। और हमारी फैमिली में मैं पहला ऐसा इंसान था जिसने 100 साल की फैमिली में जिसने 10,000 रुपया एक साथ देखा था। मेरे पिताजी एक क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, 90 रुपए उनकी तनख्वाह थी। तो 10-12 साल पहले जब मैं ये टीवी टाइकून बनना चाहता था, कुछ बहुत बड़ा एस्टैब्लिश करना चाहता था, तो मैंने पैसा उधार लिया और पैसे का मैं दे नहीं पाया। आई वॉज जस्ट गिविंग द इंटरेस्ट। तो आई रीच द स्टेज जहां मेरा दिवालिया होने पर आ गया था। तो उस दौरान मुझे 2 वेरी नोन पब्लिशिंग हाउसेज ने अपनी आत्मकथा लिखने को कहा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो कभी लिखता नहीं हूं, मुझे तो लिखना आता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप टेप रिकॉर्डर में टेप कर दीजिए अपनी जीवन की कहानी, और उस जीवन की कहानी को फिर आप हमें को टेप भेज दीजिए, हम उसको ट्रांसक्राइब कर देंगे, फिर आपको एडिटेड वर्जन भेज देंगे, फिर आप कर करना। तो जब मैंने टेप करना शुरू किया ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स, तो 10-12 घंटे का टेप मैंने डाला अपनी जिंदगी के बारे में। और मैंने ये रियलाइज किया कि मैं अपनी जिंदगी के फेलियर्स के बारे में बोल रहा हूं और उन पर हंस रहा हूं, और मुझे अपनी जिंदगी बड़ी ड्रामेटिक और बड़ी हास्यास्पद लगी। फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक एक्टर हूं, लेखक नहीं हूं। मैं अपने इस जीवनी का मंचन करता हूं, तो उस हिसाब से कुछ भी हो सकता। मेरा प्ले आया और पिछले 12 साल से मैं वो प्ले कर रहा हूं, उसके 400 से ज्यादा शोज हो चुके हैं। लेकिन उस प्ले ने मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति दी। जब आप लोगों के सामने अपने फेलियर का बखान कर देते हैं, अपनी त्रुटियों का बखान कर देते हैं, अपनी कमजोरियों का बखान कर देते हैं, तो लोगों के पास कुछ होता नहीं आपको डराने के लिए, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया कि मेरा तो दिवालिया होने वाला है। आपने खुद ही बोल दिया कि मेरे बाल नहीं हैं। आपने खुद ही बोल दिया मेरी लेफ्ट टांग जो है राइट टांग से थोड़ी मोटी है। आपने खुद ही बोल दिया कि हम आपके हैं कौन के दौरान मेरे को फेशियल पैरालिसिस हो गया था। आपने खुद ही बोल दिया कि आपको गांधी फिल्म में आपने ऑडिशन दिया था, एक फिल्म के लिए आपको वो रोल नहीं मिला। तो दुनिया आपको इस बात से डराने की कोशिश करती है कि आपकी कमियों का पैंतरा उनके हाथ में है। तो मैंने जब प्ले का मंचन करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा लंबा कद्दावर इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तो दुनिया से डरता ही नहीं। मैंने तो सब अपने फेलियर्स के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में लोगों को बता दिया। तो 70 साल के एक बुजुर्ग ने शिकागो में प्ले देखने के बाद मुझसे कहा था थैंक यू वेरी मच। वो मेरा पहुंच होने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे? कहता मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत आज नए सिरे से करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सिखा दिया कि कुछ भी हो सकता है। क्या बात है। तो फिर मुझे देखिए, फेलियर से मुझे इस प्ले से सबसे ज्यादा पैसा मिला है, फेलियर को डिस्क्राइब करके। और उससे ज्यादा मेरा एक और प्रोफेशन शुरू हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर का। क्योंकि जो लोग प्ले देखते थे बोलते थे तो पावर ऑफ फेलियर की बात करता है,
मैं पावर ऑफ फेलियर की बहुत बात करता हूं अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स में। तो हमारे मित्र हैं अशोक चोपड़ा जी है हाउस पब्लिशिंग के, उन्होंने कहा आप अपनी किताब लिखो। तो वो जो किताब है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, जिसमें मैंने ये बोलने की कोशिश की है कि आपकी खूबियां आप ही जानते हैं। जितनी भी खूबियां आप हैं, हम बहुत घबराए रहते हैं, हमें पिताजी सिखाते हैं, माताजी सिखाते हैं कि अपनी खूबियों का बखान मत करो, मगर आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे इज्जत करेगी। दैट इज वाई द बुक बिकेम वेरी पॉपुलर। वरना मैंने कभी जिंदगी में 38% से ज्यादा मार्क नहीं लिए, कभी नहीं लिए जिंदगी में। मगर फर्क यह है कि आज मैं मंच पर हूं और अपने फेलियर्स की बात कर रहा हूं और आप नीचे बैठ के तालियां मार रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आप जो दूसरी बात आपने कही कलाकार होने की, सारांश मुझे मिली बहुत 3 साल के अथक प्रयत्न के बाद। मैं 3 जून 1981 को मुंबई आया लखनऊ से, और फिर मुझे 3 साल लगे। मगर मुझे ये लगता था कि मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूं। मैं नेशनल स्कूल का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर था। चंडीगढ़ से मैंने डिप्लोमा ऑफ इंडियन थिएटर किया था, वहां से मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो मैं ये मिथ तोड़ना चाहूंगा फिल्मों में, जो हिंदी फिल्मों में चला रहा है कि यू गेट टाइप कास्ट। तो टाइप कास्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने, और कलाकार का कोई अगर टाइप कास्ट हमारे हिंदुस्तान में उससे पहले ही होता था कि जो रोल आपने पहली फिल्म में कर लिया उसके बाद पूरी जिंदगी वही रोल करते चले जाएं। सो आई वॉन्टेड टू टेस्ट माई सेल्फ एंड आई वॉज प्लेइंग एन एक्टर हु वॉज प्लेइंग वेरियस कैरेक्टर्स। तो तेजाब हो या खोसला का घोंसला हो या वेडनेसडे हो या स्पेशल 26 हो या डॉक्टर डैंग हो या राम लखन हो या सारांश हो, ये सब फिल्मों में मैं किरदार करता था। सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा था? मुझे लगा था ये आप ये सवाल 30 साल बाद पूछेंगे, अभी 30 साल तक तो मुझे काम करना है। आई थिंक माई फर्स्ट फिल्म वॉज वेरी चैलेंजिंग। सारांश वॉज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज आई वॉज जस्ट 28 years old और मैं 65 साल के बूढ़े की भूमिका निभा रहा था, और वो भी ऐसा इंसान जो अपना बेटा खो चुका है। मुझे कुछ पता नहीं था, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। मगर उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 साल की जो अथक प्रयत्न थे, तो सड़कों पे सोना, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोना, उस सबसे बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ था मुझे। तो मैंने अपनी सारी ह्यूमिलिएशन, अपना सारा अनडिग्निफाइड स्टे इन दिल्ली, बॉम्बे, वो सब मैंने उस फिल्म पे डाल दिया था। तो उससे इसलिए आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल रोल्स। बट आई थिंक कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, खासकर आजकल के दौर में। आजकल लोग ज्यादा हंसते नहीं है, दो थ्रू सोशल मीडिया आई डिस्कवर्ड दैट वी हैव द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो दैट इज फैंटास्टिक अबाउट इट। तो मैंने गांधी को नहीं मारा, एक मैंने फिल्म की थी, उसमें आई प्लेड एन अल्जाइमर्स पेशेंट जिसकी याददाश्त चली गई है। मुझे लगता है वो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ट्रेजेडी जब होती है, मैं ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में बताना चाहता हूं कि ट्रेजेडी हर इंसान जो है आइडेंटिफाई कर सकता है। हर एक की इंसान में कोई किसी ना किसी को खोता है, किसी ना किसी की मौत हुई होती है, किसी ना किसी का प्यार में धोखा मिला होता है। तो ट्रेजेडी जब आप सिनेमा पे देखते हो तो आप शांत तरीके से रो सकते हैं, आंसू टपक रहे हैं, आपने रुमाल निकाला और आप ऐसे, मगर आप ऐसे साइलेंटली हंस नहीं सकते हैं। तो जब तक कलाकार बहुत अच्छा अभिनय कॉमेडी में ना करें, क्योंकि हंसना जो है वो फिजिकल है। पहले आपको जोक अच्छा लगता है, आप मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराते हैं तो आपके होंठ ऐसे होते हैं। फिर आपको और अच्छा लगता है तो फिर आप थोड़ा सा और मुस्कुराते हैं। फिर और मजा आता है तो आप और मुस्कुराते हैं। ये सब फिजिकल होता जा रहा है। फिर आपको सिर्फ अपने हंसने से मजा नहीं आता, फिर साथ वाले को तो एक दर्शक में बैठे हुए इंसान को ये सब कुछ कराने के लिए आपको वाकई महान एक्टर बनना पड़ता है। और आज मैंने कभी ऐसा जोक नहीं किया कि केले के छिलके पर आप गिर गए तो आप हंसिए। दूसरे की ट्रेजेडी जो है वो, अगर या तो कॉमेडी दोनों लोग एंजॉय करें तब मजा आता है। सो आई थिंक कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट, बट द मोस्ट डिफिकल्ट रोल वाज खोसला का घोंसला। बिकॉज खोसला का घोंसला में एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसको आपने दिल्ली की सड़कों पे, भारत नगर, अशोक विहार, ईस्ट पटेल नगर, ये सब जगह में बहुत बार देखा होगा। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू जयदीप साहनी एंड दिवाकर बनर्जी फॉर ब्रिंगिंग आउट दैट कैरेक्टर। इट वाज वेरी ब्रिलियंट। आई थिंक वेडनेसडे वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मुझे एक्टिंग करने की बहुत ख्वाहिश होती है। तो नीरज पांडे हमेशा बोलते थे एक्टिंग कम करिए, एक्टिंग कम करिए। सो आई थिंक अगर 32 साल बाद 502 फिल्मों करने के बाद
मैं अभी भी फिल्मों की बात या कॉमेडी और ट्रेजेडी की बात कर रहा हूं, तो आई थिंक इस उपलब्धि के लिए एक ताली तो बनती है दोस्तों। आपने सोशल मीडिया की बात की, हंसाने के जिक्र में भी, लेकिन जन चेतना के क्षेत्र में भी, और वहां भी आपकी अहम भूमिका रही है। अगर आप जन चेतना की बात करें तो उस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है इस समय। आई थिंक सोशल मीडिया इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न, टू एजुकेट योर सेल्फ। मैं जब पहली बार, मैं फेसबुक वगैरह में ज्यादा नहीं आता बिकॉज उसमें टू मच टाइम इट टेक्स। ट्विटर, आई थिंक आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ट्विटर अबाउट 4.5 years बैक। आई थिंक आई गॉट अ लर्न अ लॉट। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, खासकर युवा वर्ग के लोगों के बारे में। वरना आप जब 60 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो युवा वर्ग जो है आपको वैसे ही डिस्कार्ड कर देता है। ये अभी ये हम किसी और युवा नेता से बात करते हैं या युवा लोगों से बात करते हैं, मगर मेरा हमेशा कंपटीशन युवा लोगों के साथ होता है। मैं सब नए कलाकारों के साथ कॉम्पीट करता हूं। मेरा कंपटीशन मेरी उम्र के एक्टर्स के साथ नहीं होता। मेरा कंपटीशन वरुण धवन के साथ है, सिद्धार्थ के साथ है, आदित्य राज कौल, आपके मंच पर आदित्य राज कौल का नाम ले लिया, आदित्य रॉय कपूर के साथ है। बिकॉज आई थिंक दे कीप मी अलाइव। दैट इज वाई सोशल मीडिया कीप्स मी अलाइव। आई गेट टू नो अ लॉट अबाउट द करंट सिनारियो ऑफ इंडिया। लेकिन जिस बेबाकी से आप बोलते हैं, क्या बॉलीवुड में उसका खामियाजा उठाना पड़ता है? नहीं, आई थिंक बेबाकी से बोलने के फायदे बहुत हैं। बेबाकी आपको इज्जत दिलाती है। जिसी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी दुनिया के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं और वो पॉसिबल नहीं है। आपको देश की जनता के साथ पॉपुलर होना है तो आपको सच बोलना पड़ेगा। जो 4-5 लोग चीजें लिखते हैं, एडिटर हुए, जर्नलिस्ट हुए, उनके साथ मैं पॉपुलर थोड़ा होना चाहता हूं, क्योंकि उनके भी अपने एजेंडाज होते हैं, है ना। तो आई डोंट गेट वरीड अबाउट एजेंडा। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉपुलर विद योर intentions, with your country. It's very important to be popular with what you think is right. और उसके चक्कर में अगर कुछ नाराज होते हैं तो होने दीजिए। If you are not popular with yourself, how can you be popular with anybody else? So मुझे लगता है कि वो खामियाजे तो उठाने पड़ते हैं, बिल्कुल उठाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मेरा ट्वीट जाता है 5-7 लोग गाली देना शुरू कर देते हैं, और मेरे लिए तो वो गाली आशीर्वाद की तरह है। मुझे लगता है कि कहीं तो इनको बात चुभी है। और देखो, डरो मत, ताली मारो। क्योंकि एक प्रश्न यहां यह भी उठता है, जब अवार्ड्स वापसी शुरू हुई, उसका दौर शुरू हुआ, तो आप यहीं दिल्ली बगल में इंडिया गेट पहुंचे, आपने अवार्ड वापसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। राजनीति में तो किरण जी है, आप मैदान में कैसे? क्यों जी, देश के बारे में बोलने के लिए किसी का शादीशुदा होना या बीवी का राजनीति में होना जरूरी है? देश के बारे में बोलने के लिए मैं पहले इंसान हूं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद हस्बैंड हूं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आई डोंट थिंक आई हैव टू टेक एनीबडीज परमिशन, एंड आई थिंक किरण इज अ वेरी नेशनलिस्टिक पर्सन हरसेल्फ। आई थिंक मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या हो गया आजकल, फैशनेबल हो गया 2-3 चीजें। ये फैशनेबल हो गया कि क्या कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है, इसका क्रिटिसिज्म कैसे करें। अगर कुछ लोगों को अवार्ड वापस करने का अधिकार है तो मुझे उसका खंडन करने का अधिकार है। सीधी सी बात है ना। अगर कुछ लोगों का एजेंडा ये है कि यार हम इस पॉपुलर सरकार को, जिसको सरकार ने चुना, दुनिया ने चुना है, 31% लोगों के साथ चुना है, अगर उनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो मुझे अधिकार है उसको डिफेंड करने का। उसके लिए आई डोंट हैव टू बी मैरिड टू सम बीजेपी एमपी, आई जस्ट हैव टू बी एन इंडियन। यू सी, आई एम 8 years यंगर देन इंडिया। 1947 में स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ था, 1955 में मेरा जन्म हुआ था। तो मैं 8 साल, तो मेरा बड़ा भाई है हिंदुस्तान। हम तो भारत माता बोलते हैं वैसे, पर मेरा बड़ा भाई है। हम दोनों साथ में, मैं उनका छोटा भाई हूं, साथ में बड़े। मगर देशभक्ति की भावना हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल की प्रार्थना थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं उसी भावावेश से जागा हूं, उसी से आया हूं। अब 2 भाई कभी कभी घर में अलग चले जाते हैं, एक यूरोप चला जाता है, या एक अमेरिका चला जाता है, या एक बड़ा अमीर बन जाता है, एक छोटा बन जाता है। मगर जब प्रॉब्लम होती है तो दोनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वही किया।
मुझे लगा कि देश के बारे में अगर कुछ को लगता है कि इनटॉलरेंस हो रही है या अवार्ड वापसी की जरूरत है, तो मुझे लगा इसके बारे में किसी और को भी बोलना चाहिए कि भाई मुझे तो नहीं लग रहा, बट वो वापस खत्म हो गई। सर, इस मुद्दे पर अगर हम बात करें, डीमोनेटाइजेशन। सर, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। हाँ। इंटेंशन की बात होती है। ऑडियंस, जनता जो है इंटेंशन बड़ी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। आपने ये आयोजन किया है साहित्य आज तक का, आपकी इंटेंशन अच्छी हैं, आपकी मैडम इंटेंशन अच्छी हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई देयर आर पीपल। पर आपके राइवल चैनल्स वाले क्या बोलते होंगे, अरे यार अभी इन्होंने नया पैंतरा ढूंढा है टीआरपी बढ़ाने का, अब ये नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। आपने उनकी बात सुनी है? तो जो राइवल होते हैं उनको तो बोलने का अधिकार होता है, मगर एक बात याद रखना कि आज जो कामयाबी आपने हासिल की है, अगले साल जब आप ये साहित्य आज तक करेंगे तो दुनिया का, देश का हर बडिंग राइटर इसमें भाग लेने को तड़पेगा, बिकॉज आपकी इंटेंशन सही है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इंसान की इंटेंशन नजर आती है। आज जब कुछ राजनेता सड़क पर उतर आते हैं तो मुझे उनकी इंटेंशन नजर आती है। इंटेंशन क्या है कि क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हैं जहां से आप एमपी बने हैं ये प्रॉब्लम होने के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद? क्या पिछले 2.5 साल में हमारे एक खास मेंबर पार्लियामेंट अमेठी गए हैं उन लोगों का साथ देने के लिए जिन्होंने, तो वहां जाइए ना, जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, वहां के गरीब के इंसान की प्रॉब्लम को समझिए, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका दुख दूर करिए। पिछले 50 साल से वो आपको जिता के भेजते जा रहे हैं, उनके प्रति आपने क्या किया है? और जो जिंदगी में कभी एटीएम की लाइन में खड़े नहीं हुए, आज अगर वो एटीएम की लाइन में खड़े हो रहे हैं तो मुझे उनकी इंटेंशन पे शक होता है। और ये भी मन में आता है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अभी अमेरिकन इलेक्शंस ने प्रूव कर दिया ना कि कुछ भी हो सकता है। सिंपल सी बात है जी। मेरे तो जिंदगी का ये बेस्ट मुझे मुहावरा मिल गया और बेस्ट मुझे फिलॉसफी मिल गई लाइफ की कि कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, अब आप पूछिए। सॉरी, आपकी एक और किताब। देखिए, क्रिटिसिज्म के लिए तो बोल सकते हैं ये पीछे किताबें, इनकी फोटो क्यों लगाई हुई है, किताबें क्यों नहीं है? किताबें भी हैं। नहीं, मैं बता सकता हूं ना, जिसको क्रिटिसाइज करना है उसको कोई लॉजिक की जरूरत नहीं होती है। उसको कि कैसे मैं खराब करूं खेल, कैसे मैं दिखाऊं। और फिर चैनल वाले जो हैं, जो आजकल तारीफ करता है उसके पास थोड़ा पहुंचते हैं, उसके पास जो पहुंचते हैं जो बुराई करता है। सीधी सी बात है जी। आपकी एक नई किताब भी आ रही है, क्या है ये किताब? इसके बारे में हमें बताइए। जो आपने मुझसे सवाल पूछे पिछले 10 मिनट में एटलीस्ट, कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है, अच्छी खासी मैं 500 फिल्में कर चुका हूं, फिल्में मुझे अच्छा काम मिल रहा है, क्या जरूरत पड़ी है मुझे ये सब इसके बारे में बोलने की? आई वॉन्ट टू बी पॉपुलर, एवरीबडी शुड लाइक मी, एवरीबडी लाइक्स टू बी लाइक्ड। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें। तो इस पूरे माहौल में जो पिछले 2 साल से हुआ है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार चुनी गई है, पूरी कोशिश हो रही है कि हर मौके पर कैसे इनको हम डिफीट करें और कैसे इनको मौका ना दें 2019 तक, कि आप 2019 तक कार्यभार संभालिए, अगर आपने 2019 तक कुछ नहीं किया तो हम आपको हरा देंगे और दूसरी सरकार ले आएंगे। जितना उपद्रव पिछले 2-2.5 साल में मचा है वो पिछले 70 साल में नहीं मचा है। मिसाल के तौर पर जितना भी देख लीजिए, हम भूल गए हैं कि हमारे देश में एक बार इमरजेंसी लगी थी। हम भूल गए हैं कि इसी शहर में 84 में सिख राइट्स हुए थे। हम भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। मगर पिछले 2-2.5 साल से जो काम चलता जा रहा है उसको नहीं होने देंगे। कोई भी टॉपिक ले आओ, ये नहीं होने देंगे हम। इंटॉलरेंस वर्ड मैं तो वो हिंदी में भी बोल भी नहीं पाता हूं, क्या है वो? असहिष्णुता। असहिष्णुता आज तक तो मैं नहीं सुना। अब ये नया वर्ड आ गया, फिर उसके बाद इमरजेंसी वर्ड आ गया कि आजकल इमरजेंसी लगी। अब तीसरा वर्ड आ गया डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन का मुझे लगता है इंटेंशन क्या है, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इंटेंशन ये है कि जो जितना भी काला धन है, भ्रष्टाचार है, वो खत्म होना चाहिए। ये तो आप मानते हैं कि नहीं है ना? ये इंटेंशन है।
इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता कि आप कह सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, गरीब को ये प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा उसका सीधा सा उदाहरण है, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, दे शुड हैव थॉट अ लिटिल मोर। बट आपके घर में पोताई होती है, सफेदी होती है, या कुछ कंस्ट्रक्शन होता है घर का, तो आप की बीवी या आपकी मां बोलती है कि बेटा 4 दिन जो तू ड्राइंग रूम में सोएगा जमीन पर, क्योंकि यहां लेपा पोती हो रही है, हैं? तो आप चिड़चिड़ करते हैं, क्या मां मेरा बेडरूम खत्म कर दिया, मेरी किताब नहीं मिल रही, अभी नहीं, बट आप शांत रहते हैं। उसके बाद जब घर साफ सुथरा लगता है और फर्नीचर के साथ लगता है तो कहते हैं वाह। तो तब तक तो वेट करें हम। बॉलीवुड इससे सदमे में नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड और ब्लैक मनी का तो कहा जाता है चोली दामन का साथ रहा है। सर एक जमाने में था, बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा और सिनेमा हैज गॉट इंडस्ट्री स्टेटस ओनली 13-14 ईयर्स बैक। उससे पहले इंडस्ट्री स्टेटस नहीं था। हाँ, उससे पहले था कि जिसके पास भी पैसा हो, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, फिल्म बना सकते, जो आज भी हो सकता है। बट नाउ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स हैव कम इन, पीपल बिलीव इन सॉर्ट ऑफ गिविंग, सो आई डोंट थिंक। और इक्का दुक्का तो आपको कहीं भी मिल जाएगा कि ये ब्लैक मनी में पैसा बनाता हो, इक्का दुक्का तो हर पेशे में मिल जाएगा आपको। बट सिनेमा में ओवरऑल देर इज 90% absolutely white money used in today's time. And let me say that I'm saying it with a certain amount of authority. I was shooting with Akshay Kumar yesterday in Mathura. वो इतना कुछ नजर आता, पापा जी ये कमाल हो गया, ये तो बेस्ट कर दिया ये। अच्छा। हाँ, और खुल खुल के बोल रहे थे, और टेलीविजन देख देख के बोल रहे थे, और ताली मार रहे थे कि क्या बात हुई है। So हमारा इसी अफवाह और गॉसिप, अफवाह उड़ाना इज ऑल्सो ए पास टाइम, इट्स ए गुड पास टाइम, मजा नहीं आता है। जैसे अभी अफवाह उड़ा रहे कि नमक बहुत महंगा बिक रहा है। सर ये तो उड़ाते रहेंगे ना, उनको वो बेसिकली उनके खुद के जख्म पर नमक छिड़क रहा है, तो उनको जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि डिमोनेटाइजेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अमीर और पॉलिटिशियंस को हो रही है। मैं अभी आ रहा था तो लाइन में तो बेचारा गरीब खड़ा है, चलो वहां भी कुछ डाल देते हैं, भगदड़ माच देते हैं। मैंने कल एक वीडियो, परसों मथुरा में मैं शूटिंग कर रहा था और मेरे गांव का सीक्वेंस था, तो बेचारा वो एक गाय लेके आया था कि जिस पीछे अक्षय कुमार के पीछे गाय चाहिए थी एक, तो उसको बोल दिया था कि 10 बजे आप 8 बजे ले आइए गाय और 12 बजे ले जाइए। उसका काम था कि पीछे बैकग्राउंड में गाय चाहिए। तो 1:30-2 बज गए, वो बेचारा किसान खड़ा था, कहता यार मेरा टाइम हो गया, तो मेरा प्रोडक्शन वाला कहता तेरे को और पैसा दे देंगे, चलो रुक जाओ। फिर मैंने उससे बात करते समय पूछा, तो मैंने वो वीडियो डाला भी है ट्विटर पे, कि मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उसने तो कहा कि पाकिस्तान का ब्लैक मनी जो था वो खत्म हो गया, मतलब कोशिश होगी, जो उन्होंने डुप्लीकेट करेंसी डाली है उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कहा आपके जीवन पे, कहता जी मेरा जीवन तो क्या ऐसे ही चलता जा रहा है, ऐसा चलता रहेगा, और हंस के बोला वो। तो साथ में किसी ने डाल दिया कि एक किसान रो रहा है, आई एम श्योर उसकी भी प्रॉब्लम होगी। तो ये तो पर्सनल एटीट्यूड है हमारा ना। कुछ लोग तकलीफ से घबरा के रोने लग जाते हैं, कुछ लोग तकलीफ से अपनी ताकत का है और उनको लगता है कि नहीं मैं इस प्रॉब्लम से जूझ सकता हूं। दैट इज ए इंडिविजुअल पर्सनल नेचर ऑफ आवर्स ना। इसीलिए तो बहादुर और कायर की व्याख्या होती है ना। बहादुर कौन होता है? बहादुर वो इंसान होता है जो थोड़ी देर, ज्यादा देर तक नहीं डरता है। डर तो सबको लगता है, और फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल हो जाता है, बट लेट्स गो थ्रू द इंटेंशन ऑफ पीपल। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये देश हित में हो रहा है, आपका यह मानना है? सर ये देश बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है। इसी तरह से काम करते रहे हमारे प्रधानमंत्री, इसी तरह से काम करते रहे बाकी के लोग, और बल्कि बाकी लोग जो ऑपोजिशन, लोगों को भी देश हित में काम करना चाहिए। 5 कदम आगे बढ़ते हैं, वो 3 कदम पीछे ले आते हैं। बट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट। और मेरे लिए ऑप्टिमिज्म की अल्टीमेट भाषा, परिभाषा है कि नथिंग इज ऑल रॉन्ग, इवन ए क्लॉक दैट हैज स्टॉप्ड रनिंग इज करेक्ट ट्वाइस ए डे। सो इस देश ने तो शुरुआत की है, हम 70 साल के हैं यार। 70 साल तो हमारी उम्र है क्या हमारे देश की? आज हम बाकी लोगों को डरा रहे हैं अपनी ताकत से। बस हमें जुड़ना है, हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा भरोसा है जो यूथ है हमारा, दे आर बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया।
सो उनको पता है, दे मे कम अक्रॉस। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आज का जो यूथ है वो हमारे देश की ताकत है, क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी गुलामी से। इनके माता पिता गुलामी के बाद पैदा हुए, दादा दादी गुलामी के दौरान पैदा हुए, मगर ये हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। और दे मे कम अक्रॉस एज इर्रेवरेंट, आई वाज टेलिंग समबडी, बट दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ये ताकत है यूथ की, और ये ताकत है हमारे देश की। और साहित्य आज तक मेरा बेटा, मैं बताना चाहता हूं आपको, आजकल बच्चे जो हैं, मैं अभी सुबह चेतन भगत के साथ मेरे को नाश्ते में मिल गए, तो उनके 2 बच्चे साथ में थे। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि पिताजी स्ट्रिक्ट हैं नॉर्मली? तो बोला सो। तो दूसरे भाई से पूछा, मैंने कहा तुम्हें कहता डिट्टो। तो मैं आज से कुछ साल पहले, मेरा बेटा, मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें हेयर ऑयल एड देख रहा था, बाल उगाने का एड होता है ना, वो देख रहा था, पढ़ रहा था। तो पीछे से वो गुजरा तो कहता, डैड सोचना भी मत। आज जो है यूथ जो है अपने माँ बाप को कह सकते हैं, अनिल कपूर साहब का बेटा अपने पिताजी को कहता, क्या क्या काम किया डैड, व्हाट इज इट, आई एम सो शेम्ड ऑफ यू। बट दैट इज ऑनेस्टी। हालांकि उनको मौका नहीं मिलता, बिकॉज मेरे दोस्त अनिल कपूर हमेशा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अभी उनका फोन आ जाएगा, नहीं तो यार तूने ऐसा बोला, मैंने तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मगर the power of our country is hope. Let's not diminish the hope of our country, because hope is your good future. When tomorrow, after 5 years, there will be less corruption. We have lived through corruption. We have lived through 2G, 3G, WG, 3G, 4G. We have lived through that. और देश का जो गरीब इंसान है, उसने बुरी से बुरी पॉलिसी क्यों अपनाया है? ये तो अच्छी पॉलिसी है, आगे जाके तो खत्म हो जाएगा ना। हम कितने लोग देते हैं पैसा, हॉस्पिटल में पैसा, पुलिस वाले को पैसा, इसको, बिकॉज हमने, वी हैव एमुलेटेड आवर राजनेताज, बिकॉज वी हैव लर्नड इट फ्रॉम देम। तो कैसे बोल सकते हैं कि नहीं देंगे जी, लो जी अपना ये पकड़ के रख लो, जल्दी हो जाएगा काम। ये कभी तो खत्म करना है ना, ताकि आप अपना जीवन वैसे जिए जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिए। क्या आप अपने बच्चों को बताएंगे बेटा करप्शन अच्छा होता है, नकली नोट अच्छे होते हैं, डिमोनेटाइजेशन बहुत बुरा होता है? आप कहेंगे बेटा जूझ, खड़ा हो जा लाइन में, सब ठीक हो जाएगा। आप उसको बहादुरी सिखाते हैं, आप उसको सिखाते हैं संयम क्या होता है, आप उसको संयम की ताकत सिखाते हैं। तो ये देश का भविष्य तो बहुत उज्जवल है जी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पर आप भी थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी खड़े हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री उस समय वो थे नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी उस समय आपके साथ थे। वो तो कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा, और हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर, उन्होंने पहली बार कोई गलत बात थोड़ा कही है। मुझे अफसोस है, पर्सनली मुझे अफसोस है, बिकॉज इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मैं पूना में शूटिंग कर रहा था। मुझे मनीष सिसोदिया जी का मैसेज आया था आज से, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था, कि हमें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसको लोग पहचानते हों, और आप ईमानदार इंसान हैं। हम चाहते हैं कि आप यहां पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के इस मंच पर आए, जंतर मंतर पर। मैंने अपने प्रोड्यूसर से बात की, उसने कहा कि आप कल शाम की फ्लाइट लेकर, मैं और मेरे मित्र हैं प्रतीश नंदी, हम यहां पहुंच गए। जब मैंने जंतर मंतर पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का माहौल देखा, जब मैं उस मंच पे पहुंचा और मैंने जब एटमॉस्फेयर दिया, इट वाज इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। लोग जुड़े हुए थे, आपकी क्रेन्स वगैरह जुड़ी हुई थी, लोग नारे लगा रहे थे देश के बारे में। मैंने पहली बार तिरंगा झंडा इतना ज्यादा लहराते देखा। उससे पहले सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैं उसमें ही देखता था, मैचेस में। मैंने इतने झंडे कभी नहीं देखे। और मुझे सडनली लगा कि यार ये मंच पर बात करनी बहुत जरूरी, जो ये कर रहे हैं। और मैं वहां उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल स्पोक्स पर्सन था। इनफैक्ट you will be surprised, not many people know that I was the person who announced the charter of Aam Aadmi Party on stage. But it's not right to criticize a person behind his back, but I am very disappointed in my heart somewhere,
that a person who spoke about Bhrashtachar, who became what he became because of anti-corruption crusader, is today doing everything else but stopping corruption. Today, the whole problem is that he could have, and he still can, the kind of mandate Mr. Kejriwal got is phenomenal. 77 seats out of 80. 67 out of 67, 70. ऐसा हुआ नहीं है. क्या क्या कर सकते हैं वो? Let's talk about constructive. What is constructive the person done? Constructive क्या किया जी आपने देश के लिए या शहर के लिए? Criticism is not constructive situation. Okay, you can criticize once in 10 points. But criticism cannot become a crusade. He still has power. He still has a lot of people. And he still, I think, hope he has intentions of doing something for this country. वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा बोला था ना, डोंट थिंक व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री. सो ही डजंट हैव टू वरी अबाउट द कंट्री, ही हैज टू वरी अबाउट वन प्लेस, दिल्ली. लेट्स हैव दिल्ली द बेस्ट प्लेस. लेट्स मेक दिस थिंग, एवरीथिंग इज क्रिटिसिज्म, एंड ही डज हिज स्ट्रेट कंपैरिजन विद मोदी जी, which is fine because I can compare myself to Marlon Brando, but that doesn't make me Marlon Brando. But I'm happy to be Anupam Kher. I'm happy to be Anupam Kher. He should be happy to be Arvind Kejriwal because he has many reasons to be happy about being Arvind Kejriwal. लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, कपिल सिब्बल पूर्व मंत्री हैं, कल इसी मंच पर थे. सारी बातें मुझसे करवाओगे क्या? उन्होंने कहा कि लोग लाइन में खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी जापान घूम रहे हैं. तो उनका मतलब है कि कपिल सिब्बल जी साहब कभी अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर गए ही नहीं क्या? आज तक किसी जगह गए नहीं है. और अगर नौकरी के लिए गए हैं, कमाने के लिए गए हैं, कुछ करने के लिए गए हैं, देश के हित के लिए करने गए हैं, आज सर्जिकल स्ट्राइक के बाद द होल वर्ल्ड वाज विद अस. That's because of his personal relationship that he created with the world leaders. We were able to isolate Pakistan because the whole world was with us. SAARC had to be cancelled in its history for the first time. SAARC had to be cancelled because the other countries said we will not go there. तो जब देश का एक बड़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान कुछ करता है, कपिल सिब्बल जी ने तो ये भी कहा था, पैसा मेरा, अकाउंट मेरा, समथिंग मेरा, तो हम लाइन में क्यों खड़े हैं? वो एक लाइन बोलना भूल गए, देश मेरा. अगर वो देश मेरा बोलते तो उनको बाकी की लाइनें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. यही आपकी किताब भी है, क्योंकि आपने किताब का जो मुद्दा था ना, वो किताब इज, द टाइटल ऑफ माई बुक इज नॉट एन एक्सीडेंटल नेशनलिस्ट. इसी आजकल नेशनलिस्ट भी बोलते हैं, जब आप बोलते हैं कि आप तिरंगे अपने जनगण मन के समय खड़े हो जाएं, तो कुछ लोग ये भी खड़े होते हैं, क्या जरूरत है जी खड़े होने की? क्या हमको अपना पेट्रियोटिज्म स्लीव पर रख के चलना पड़ता है? क्या आपको यकीन नहीं होता हम अंदर से पेट्रियोट है? नहीं सर, मुझे लगता है कि हर इमोशन, जैसे मैं एक्टर की हैसियत से सोचता हूं, हर इमोशन जब तक दिखाई ना दे, फील करने से कुछ नहीं होता. मैं आपने सारांश पसंद किया, आपने तेजाब पसंद किया, आपने डॉक्टर डैंक पसंद की, बिकॉज जो मुझे फील हुआ एज एन एक्टर, एज ए कैरेक्टर, मैंने पोर्ट्री किया, दैट्स वाई आपको पसंद किया. मैं चुपचाप खड़ा रहता और बोलता कि मैं खड़ा हूं, मैं तो ट्रेजेडी दिखा रहा हूं आपको नजर नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो व्हाट यू फील. क्यों नहीं दिखाएंगे हम? दिखाना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बोलते हैं ना मैं आपसे प्यार करता हूं. वो बात अलग है कि मां बाप से बोलना कम कर दिया है, बिकॉज दैट इज दोज आर द पीपल वी टेक मोस्टली फॉर ग्रांटेड, आवर पेरेंट्स. वी नेवर टेल देम दैट वी लव यू. आई यूज्ड टू टेल माय फादर एवरी डे आई लव यू, because his contribution in my life was amazing. My father took away the fear of failure from me. I'm sorry I'm meandering, because that's what is called not an accidental nationalist. It includes everything. It's my life and how this country has given me so much. एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का इंसान का बेटा आज इस मंच पर देश के बारे में बात कर सकता है, इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इस देश ने ये पॉसिबिलिटी मुझे दी है.
अगर रांची के छोटे से शहर का, मैंने अभी धोनी फिल्म में काम किया, इस छोटे से कमरे में वो धोनी पैदा हुआ, अगर वो देश का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है. So let's not underestimate the power of a real common man. Let's not underestimate. Let's not take people for granted. So what is my book about? It's too early to talk about it because it will come somewhere next year. Not an accidental nationalist, because I want to share my feelings towards my country with the rest of the people. And it's a nice autobiographical kind of a feeling what I feel about the country. Fear होता ना कि लोग, तो किस्सा ये है कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था शिमला में, तो मेरे पिताजी एजुकेशन बोर्ड में किसी को जानते थे. और शिमला में क्या होता था कि जब आप बोर्ड का एग्जाम देते थे, 10वीं से 11वीं क्लास में चढ़ते थे, तो 2 महीने बाद रिजल्ट आता था उन दिनों. और जब 2 महीने बाद रिजल्ट आता था, अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको वापस 10th क्लास में डाल दिया जाता था. तो बड़ा ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस था. एक तो ये पहलू कहानी का है. दूसरा पहलू है कि हमारे शिमला में माल रोड पर एक अल्फा रेस्टोरेंट था जो बड़ा पॉश मॉडर्न था. हमारे घर में 14 लोग रहते थे. 6 महीने में एक बार हम उस अल्फा रेस्टोरेंट में सिर्फ 4 लोग जाते थे, मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई. 6 महीने में एक बार. और वहां पर हम 3 चीजें ऑर्डर करते थे मेरे पिताजी: मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी. और हमारे लिए वो दिन दिवाली से बड़ा, न्यू ईयर से बड़ा, क्रिसमस से बड़ा, होली से बड़ा, ईद से बड़ा होता था, क्योंकि हम 4 परिवार के सदस्य पहली बार साथ में बैठते थे. और मेरे पिताजी 50 पैसे टिप डालते थे. 2 महीने पहले हम जा चुके थे अल्फा में, और मुझे पता था कि अब मैं 4 महीने बाद अल्फा में जाऊंगा. तो एक दिन पिताजी 2 महीने बाद स्कूल में आए 3 बजे करीब, और बोले बेटा छुट्टी कर ले, स्कूल से करना चाहता है. तो मैंने कहा वाह पिताजी, भागने में हेल्प कर रहे हैं. मैंने कहा जी चलते हैं. तो हम जब रिज मैदान में पहुंचे तो मेरे पिताजी ने कहा कहां चलेगा कुछ खाने पीने. तो मैंने कहा अभी मैं अल्फा तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वहां तो 2 महीने पहले गए थे, वहां तो 4 महीने बाद जाना है. तो मैंने कहा नथु स्वीट्स चलते हैं. तो मुझसे बोले कि नहीं, अल्फा चलेगा. मैंने कहा वाह कमाल हो गया आज तो हम अल्फा चले गए. अब मुझे लगा कि यहाँ ये एक ही चीज ऑर्डर करेंगे, या कॉफी या समोसा या पेस्ट्री, पाइनएप्पल पेस्ट्री. मगर उन्होंने तीनों चीजें ऑर्डर की, मेरे लिए भी और अपने लिए भी. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया पापा, आप की लॉटरी लगी है, आपका प्रमोशन बढ़ गया. नहीं खा. तो दोनों ने हमने खाया. आई वॉज वेरी हैप्पी, थ्रिल्ड. टिप उस दिन उन्होंने 50 पैसे की जगह 1 रुपया डाल दिया. अब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है. मैंने कहा पापा बताओ ना क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो. कहते बेटा मैं एजुकेशन बोर्ड गया था, मैंने तेरा रिजल्ट पता किया, तू फेल हो गया है. मैंने कहा फेल हो गया हूं, तो ये क्या कर रहे हो आप. कहता मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूं, ताकि जिंदगी में तू कभी भी फेलियर हो जाए तो तू यू कैन ऑलवेज ऑर्डर मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री एंड एस्प्रेसो कॉफी. आई एम सेलिब्रेटिंग योर फेलियर. टेक दिस फियर ऑफ फेलियर आउट ऑफ योर लाइफ. सो जिसके पिताजी ने 16 साल के बेटे को ये सब सिखा दिया हो, वो किसी से क्या डरेगा. बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर आए, इस मंच की आपने शोभा बढ़ाई. अनुभव आज सर, आप यहाँ स्टेज पर है तो मैं अपने मन का वो लालच रोक नहीं पा रही हूँ. एक डायलॉग आपका. पहले तो मैं आपको विलन वाला डायलॉग सुना देता हूं, डॉक्टर डैंग का. तो दिलीप साहब डॉक्टर डैंग को थप्पड़ मारते हैं. राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर. डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है. इस थप्पड़ की गूंज सुनी तूने. अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई दी गाना. मेरा तुम्हारा ये थप्पड़ मुझे कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं. इस डायलॉग से मैंने बहुत सारे लोगों को थप्पड़ मार दिए. दूसरा डायलॉग एक्टिंग का देखिए. मैं 28 साल का था जब सारांश रिलीज हुई थी, बनी थी. मेरे बेटे का मतलब जो कहानी है कि उसके बेटे की डेथ हो जाती है अमेरिका में, और वो अस्थियां लेने अपने कस्टम ऑफिस जाते हैं, और काफी उनको ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है. और मैं सोच रहा था कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूं, मेरा बेटा नहीं है, और वो जा चुका है, मैं कैसे करूंगा इसको. दिस इज नॉट समथिंग आई एम थिंकिंग. तो मैंने डायरेक्टर महेश भट्ट साहब से कहा कि सर आप कैमरा ऑन कर देना, मैं जब मुड़ूंगा
ऐसे करूंगा तो आप कैमरा ऑन कर देना, मैं अपने डायलॉग बोल दूंगा और पहला टेक ओके होगा, मुझे लगता है। अब इट हैड नथिंग टू डू विथ मी नॉट हैविंग ए सन, मी नॉट हैविंग ऑल दिस ट्रेजेडीज। मैं मुड़ा, ये कैमरा है, और मैं सोचने लगा कि अगर इस पिक्चर से मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अगर ये पिक्चर नहीं चली तो मैं मर जाऊंगा, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। टीवी लेने नहीं आया हूं मैं, अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है कि नहीं, कि उसके लिए भी मुझे ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा? आपसे इतना तो हो सकता है, मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दे दीजिए।